ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन, वो भी किसके लिए? आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ऑल ट्रेड यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब जो भी बच्चे हैं जिनके फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है तो सभी में कॉमन होता है, चाहे आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो, फिटर ट्रेड हो या कोई सी भी इंजीनियरिंग ट्रेड है और आपके सब्जेक्ट में अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन है तो फर्स्ट ईयर में सबका कॉमन रहता है। तो सबको ये वीडियो देखना है, चाहे आपकी कोई सी भी ट्रेड हो। ठीक है, बाकी ये मैं क्वेश्चन जो है किनके लिए करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पेशली लिखा हुआ कि आईटीआई बैक पेपर, ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था और वो फेल हो गए थे और उनका दोबारा एग्जाम होना है उनके लिए है, प्लस लेफ्ट ओवर स्पेशल, मतलब जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया था, किसी वजह से छूट गया था। ठीक है, उस वजह से तो इन दोनों लोगों के लिए आज हम लोग ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सीबीटी पेपर सेट 1 लिखा हुआ है, इसमें टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? 22 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा टोटल क्वेश्चन जो आपके थ्योरी लिख करके आता है ट्रेड थ्योरी, उसमें 50 लिखा होता है, जबकि रियलिटी क्या होती है इसकी, इसमें 38 क्वेश्चन आपके थ्योरी से होते हैं, 6 क्वेश्चन ड्राइंग से होते हैं, 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन से होता है। तो हमने 38 क्वेश्चन टाइप वाला भी मॉडल सेट सॉल्व कर लिया है फिटर का, प्लस 6 क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का था इसके लिए भी हमने एक अलग से 22 क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व करा दी है। प्लस ये जो 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला रह जा रहा है इसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ये 22 क्वेश्चन देख लेंगे, बिल्कुल अच्छे से देखना है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, इन 22 क्वेश्चन को अगर आप देख करके एग्जाम में जाते हैं तो मुझे उम्मीद है इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। ठीक है, आप लोग एग्जाम दे करके आना, फिर कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से मैच हुए थे। बाकी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.globality.org। इस वेबसाइट पर जाकर के बिल्कुल आसानी से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल में सर्च करना है, क्या? ग्लोबल आईटीआई। ग्लोबल आईटीआई जैसे सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी globality.org के नाम से। आपको इस पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करेंगे नया टैब ओपन हो जाएगा। ओ सॉरी, ऐड आ गया थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ओपन होगा, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स, ये ऑप्शन आपको फोन में नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 डॉट बना हुआ है इस पर आप लोग क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। इसमें देख रहे होंगे आप, यहाँ पे नई अपडेट का ऑप्शन है, नई अपडेट पे आपको क्लिक करना है। नई अपडेट पे जब क्लिक करेंगे ना तो देखिए नीचे यहाँ पे एनसीबीटी अपडेट, एससीबीटी अपडेट या मॉडल पेपर है, आपको मॉडल पेपर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे इस टाइप से टैब ओपन होगा, नीचे स्लाइड करना है, पहला ही आपको मिल जाएगा आईटीआई सीबीटी एग्जाम पेपर पीडीएफ डाउनलोड 2023, और यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन है, आपको रीड मोर पे क्लिक करना है। रीड मोर पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने बिल्कुल इस टाइप से नीचे स्लाइड करने पे मिल जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड पेपर। यहाँ क्लिक करेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का होगा। यहाँ पे अभी वो टैब आपको दिख नहीं रहा होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन के नाम से भी मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर का टैब बनवा दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह का और अभी थ्योरी वगैरह का यहाँ पे पड़ा हुआ, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। शायद जब तक आप वीडियो देखो उसको भी मैं यहाँ पे अपडेट करवा दूंगा, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, कई लोगों के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जरूर आता है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 25.4 होते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर की बात करें तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर में 10 तो जब सेंटीमीटर के में बदलते हैं तो 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव दाहिने साइड खिसक जाता है, तो 2.54 सेंटीमीटर, या फिर में बदलना तो 25.4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें में पूछ रखा था, तो 25.4 ऑप्शन बी दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है उष्मा की एसआई इकाई क्या है। उष्मा की एसआई इकाई की बात कर रहा है, क्या होता है, तो उष्मा की जो एसआई इकाई होती है या एमकेएस पद्धति की बात करें, दोनों की क्या होती है, जूल होता है। एसआई इकाई क्या होता है, उष्मा का हीट का जो एसआई इकाई होता है वो जूल होता है। और वहीं पे कैलोरी की बात करें तो कैलोरी जो होता है हमारा सीजीएस पद्धति में अगर पूछता, किसमें, सीजीएस सिस्टम में पूछता, पद्धति में पूछता, तो हमारा कैलोरी होता। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.187 जूल होते हैं। ठीक है, जबकि जनरली आपके एग्जाम में 2 ही पॉइंट तक आता है, 4.18। मैंने पूरा आपको कंप्लीट बता दिया। इतना होता है आपका एक कैलोरी में 4.187 जूल। ये सेंटीग्रेड हीट यूनिट है, इसको कई बार सीएचयू भी लिखता है शॉर्ट में, क्या, सीएचयू। यह क्या होता है, देखिए 1 पाउंड जल का ताप कितना बढ़ाने के लिए, 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की हमें आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, सीएचयू बोलते हैं, सेंटीग्रेड हीट यूनिट बोलते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, इसको भी बीटीएचयू के द्वारा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बीटीएचयू के द्वारा डिनोट किया जाता है शॉर्ट में। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है, तो 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, ध्यान दीजिएगा,
1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो CH2 हो जाते हैं, और अगर 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर बढ़ाते हैं तो हमारा ब्रिटिश थर्मल इकाई हो जाती है, यूनिट हो जाती है। ठीक है, और अगर कैलोरी की बात करें तो 1 ग्राम जल का, सीजीएस पद्धति है ना, ग्राम आ जाएगा, 1 ग्राम जल का ताप 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की हमें आवश्यकता होती है वही हमारा क्या होता है, कैलोरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्या है, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी हैं। देखिए हमारे पास मूलभूत इकाइयां यहाँ लिखा हुआ, राशि लिखना चाहिए था, मूलभूत राशियां कौन कौन सी है। मूलभूत राशि होती है जिन्हें फंडामेंटल इक्विटी बोलते हैं, मतलब मूलभूत राशि, और मूलभूत इकाइयां होती है। तो जो मूलभूत राशि होती है उनके जो मात्रक होते हैं वही मूलभूत इकाइयां या यूनिट कहलाते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। अगर हमारे मूल राशियों की बात की जाए तो हम लोग जनरली पहले भी हमने पढ़ रखा है सब चीजें साइंस वगैरह में, हाई स्कूल में, कि जो मूल राशि हमारी होती है टोटल कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन सी होती है, तो भाई लंबाई हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, समय, तापमान। ठीक है, लंबाई हो गया आपका पहला, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। ये जैसे ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको सीरियल में ही याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तापमान का हो गया, विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता भी कई बार लिखता है। और सातवां जो होता है हमारा, पदार्थ की मात्रा। ये हमारी मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों के जो मात्रक होंगे, जो यूनिट होगी, वही क्या कहलाते हैं, मूल इकाई या फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। ठीक है, मूल राशियां हो गया, और इनके जो मात्रक होंगे वह क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे, या फिर मूल इकाइयां, या फिर फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे। जैसे लंबाई का क्या होता है, मीटर। लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। और समय को सेकेंड में मापते हैं, सेकेंड में। और तापमान को केल्विन में, केल्विन। ये सब हमारे क्या मूल मात्रक है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। विद्युत धारा को एम्पियर में, एम्पियर। और प्रकाश की तीव्रता को, ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे, और जो हमारा प्रकाश की तीव्रता होती है इसको कैंडेला में मापते हैं, सॉरी कैंडेला। ठीक है, और जो पदार्थ की मात्रा है इसको हम लोग मोल में मापते हैं। तो ये मूल राशि हो गई। अब इनसे जो मात्रक उत्पन्न होते हैं ना, उनको फंडामेंटल मात्रक, सॉरी डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ये तो फंडामेंटल यूनिट हो गई, मूल मात्रक हो गए। मूल राशि से जो मात्रक उत्पन्न हुई वो मूल मात्रक, और मूल मात्रक से जो मात्रक उत्पन्न होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल सॉरी डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब क्या हो गया, कि जो किसी और से उत्पन्न हो। तो ये व्युत्पन्न किससे उत्पन्न हो गया, मूल मात्रक से। तो मूल मात्रक से जो उत्पन्न होता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जिसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे मूलभूत इकाइयां पूछा तो क्या, देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय तीनों मिल रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हमें इस चीज को भी ध्यान रखें, डिराइव्ड यूनिट का भी ध्यान रखना। आप लोग कई बार पूछेगा, मूल राशियां होती है और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, जो मूल मात्रक हो गए, इन्हीं से जो उत्पन्न होता है उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल, किसी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल ले ले तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यह एक नया मात्रक बन गया। मूल मात्रक हमारे पास मीटर था, लेकिन मूल मात्रक का यूज करके हमने नया मात्रक बनाया, जैसे मीटर स्क्वायर हमने बोला। तो यह जो मात्रक है किससे उत्पन्न हुआ, मूल मात्रक से उत्पन्न हुआ, इसलिए यह मात्रक व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक आयत का यहाँ पे परिमाण नहीं रहेगा, इंग्लिश देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप क्या होगा, जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेमी एवं 18 सेमी। देखिए किसकी बात कर, आयत की बात कर रहा है। आपको मालूम है आयत इस टाइप से कुछ होता है आपका, और जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत का यही तो होता है। तो इसका कह रहा है लंबाई कितनी है, लंबाई 20 है। तो ये लंबाई वाला हिस्सा, अगर ये लंबाई 20 है तो आपको मालूम है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अगर उधर 20 तो इधर भी 20। चौड़ाई 18 दे रखा है, मतलब चौड़ाई वाला हिस्सा यह हो गया, ये 18 है, तो आमने सामने भुजा बराबर, यह भी 18। यह हो गया हमारे पास आयत। परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप। किसी भी वस्तु के चारों तरफ की अगर माप आप ले लो तो वही उसका परिमाप कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा।
तो जैसे यहाँ पे अब हमें आयत का परिमाप चाहिए, तो हमें क्या करना है, चारों तरफ की माप को जोड़ना है, यह लंबाई, यह लंबाई, यह लंबाई और यह लंबाई, इन चारों को आपस में जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही इसका परिमाप होगा। चलिए जोड़ लीजिए, देखिए 20 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस 18 18 36 हो जाएगा, 40 36 40 30 70 76 76 किसमें यूनिट है, यूनिट इसका सेंटीमीटर में है, तो यह सेंटीमीटर में हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इतना दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। हमारे पास यह दशमलव भिन्न दे रखी है, इसको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलने का मतलब है कि दशमलव को समाप्त कर देना है, खत्म कर देना है। देखिए कितना दे रखा है, 0.0000 तीन जीरो है, 659 है। देखिए दशमलव को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता है कि हम इसमें गुणा करेंगे, एक लिख लेंगे और एक के गुणक में कितना जीरो लगाएंगे, तो जितने अंक पे दशमलव है उतना जीरो लगाएंगे, तो दशमलव हमारा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव है, तो हम इसके आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लेंगे। अब जितने का गुणा कर लिया हमने उतने का भाग करेंगे, तभी तो सही होगा भाई। अब हमने इतने का गुणा कर दिया, इतने का भाग कर दिया, दोनों आपस में कट जाएंगे, यही वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसके करने से हमारा वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे, 6 अंक 6 जीरो है, तो मैंने आपको बताया कि जितना जीरो होता है अगर किसी संख्या में गुणा किया जाए तो दशमलव उतना दाहिनी ओर खिसक जाता है। 6 जीरो है तो दशमलव 6 अंक दाहिनी ओर खिसकेगा, यहाँ पे आएगा, और 9 के बाद दशमलव लगाने का कोई औचित्य है नहीं, कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 659 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या बच जाएगा, 1, और 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका दशमलव भिन्न से नॉर्मल भिन्न में आ गया, साधारण भिन्न में आ गया। ऑप्शन देख लीजिए, जो डी वाला ऑप्शन है इसमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 जीरो इस वाले में है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.456 दशमलव भिन्न को परसेंटेज में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। किसको बदलना है, 0.456 किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। जब किसी संख्या को दशमलव भिन्न को हमें क्या करना हो, दशमलव दशमलव भिन्न को बदलना हो, किसमें, प्रतिशत में बदलना हो, प्रतिशत में, किसमें बदलना हो, प्रतिशत में बदलना। तो हम क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं कितने का, 100 का। क्लियर। और अगर यहीं पे क्या हो जाए, प्रतिशत को, यहीं पे क्या हो जाए, प्रतिशत को, हमें प्रतिशत को किसमें चेंज करना हो, प्रतिशत को चेंज करना हो दशमलव दशमलव भिन्न में। अब हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहेगा, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, मतलब 100 का गुणा करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, वो परसेंटेज में बदल जाएगा। देखिए 2 जीरो है, तो मैंने आपको बताया था जितना जीरो का गुणा किया जाता है एक के गुणक में, उतना ही दशमलव दाहिनी ओर खिसक जाता है। 2 जीरो है तो यहाँ पे दशमलव 2 अंक दाहिनी ओर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 45.6, क्योंकि अब 100 का गुणा कर दिया तो यह परसेंटेज में चला जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला है 45.6%। इस तरह से हमने दशमलव भिन्न को परसेंटेज में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा पानी का क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक मतलब इंग्लिश वाला पॉइंट देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब खौलना, उबलना। पानी किस टेम्परेचर पे उबलता है, वही चीज पूछ रहा है ना। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो किस टेम्परेचर पे पानी हमारा उबलेगा, तो हमारा जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। कितने पे उबलता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो पानी होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है उस पे क्या होगा, जो हमारा द्रव है, द्रव से भाप या वाष्प या गैस में बदलने लगे। भाप कहिए, वाष्प कहिए या गैस कहिए। तो जब हमारा लिक्विड है, जो द्रव है, जो पानी है, वह अपने लिक्विड स्टेट से किस में चला जाता है, भाप वाले में या वाष्प वाले में या गैस वाले स्टेज में। जब वो बदलने लगता है तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड से भाप में परिवर्तित होता है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौल रहा होता है तो वह देखेंगे तो उसमें भाप निकलती है, मतलब हमारा लिक्विड स्टेट से वह वाष्प वाले में जा रहा है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक वर्ग की भुजा क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। देखिए क्षेत्रफल हमें दे रखा है, क्षेत्रफल कितना है हमारा, 625 mm स्क्वायर है। किसका है यह, एक वर्ग का है। किसका है, एक वर्ग का है। ठीक है, तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा को हम लोग कई बार ए से डिनोट करते हैं तो ए स्क्वायर लिख लेते हैं।
अब हमें यहाँ पता है कि भाई क्षेत्रफल कितना है, 625 है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इजिकल टू क्षेत्रफल कितना है 625 mm²। ठीक है, ए इजिकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 625 हो जाएगा। बाहर कैसे निकलेगा, तो हमें मालूम है 25 गुणे 25 बराबर 625 हो जाएगा, पेयर बन गया या बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 25 mm। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बस फार्मूला याद रहेगा, सिंपल उसमें रख देना, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद है तो बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है, रो। रो को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व। रो को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व। रो इज इक्वल टू एम अपान वी। एम क्या होता है हमारा, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। और वी क्या होता है हमारा, तो वी हमारा आयतन होता है, आयतन। ठीक है, द्रव्यमान हो गया हमारा और क्या हो गया, आयतन हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं रो घनत्व है, एम द्रव्यमान है, आयतन। यही चीज यहाँ बोला था कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को, मतलब आयतन का मान एक हो जाए, इकाई आयतन में जो द्रव्यमान है उसको क्या बोला जाएगा, तो जो आयतन का मान एक हो जाए उसमें उपस्थित द्रव्यमान जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, घनत्व होता है, रो होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा डेंसिटी घनत्व। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने एक चीज बताया, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था वह क्या था 100 डिग्री सेल्सियस था। जबकि वहीं पे बात की जाए विशिष्ट ऊष्मा की, स्पेसिफिक हीट की, तो वह पानी का एक होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, और जो इसके विशिष्ट ऊष्मा होता है वह क्या होता है, एक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इकाइयों की प्रणाली की दो प्रकार कौन से हैं, ब्रिटिश एंड मीट्रिक, ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल, फंडामेंटल एंड डिराइव। देखिए अगर आपने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पे ध्यान दिया रहा होगा, कौन सा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपने देखा होगा तो हमने वहां पे बात किया था। अगर नहीं देखे तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से, मतलब देखे तो होंगे, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास जो होता है फंडामेंटल यूनिट होती है, और उससे फिर उत्पन्न क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट होती है। जो मूल मात्रक से जो यूनिट, जो मात्रक उत्पन्न होता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो हमारे दो मेन होता है ना सिस्टम यूनिट का, कौन कौन सा, फंडामेंटल और डिराइव्ड, मौलिक और व्युत्पन्न। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है 529 का वर्गमूल क्या है। देखिए 529 का वर्गमूल निकालना है, बहुत आसान है, आप इस टाइप से लिखेंगे 529, और हम लोग क्या करते हैं राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं। हमने एक जोड़ा बना लिया, अब यह सिंगल बच गया तो सिंगल ही रह जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाता है, हम पेयर में गुणा करते हैं कि एक एक कम एक, दो दूना चार, तीन त्रिक 9, चार चौक 16, इस टाइप से लेते हैं। जैसे एक एक कम एक लूंगा तो मान इसका 5 से कम रह जाएगा, दो दूना चार, 5 से कम रह गया, तीन त्रिके 3 गुणे 3 लूंगा, तीन त्रिके 9, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम 3 त्रिके 9 नहीं ले सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा दो दूना चार। एक बार फिर से हमें कर लेता हूँ 5 2 9, पेयर में सिंगल, दो दो इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, और कितने बार, दो बार गया तो इसको यहां भी लिखा जाएगा, दो दूना चार, चार यहां पे आ गया, पांच में से चार गया एक, अब बाकी ये पेयर में है तो दोनों एक साथ हो जाएगा 129। अब इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, दो दो चार। अब यहाँ पे देखेंगे कितनी संख्या जाती है, कितनी बार में है। अगर एक बार में ले जाऊं, एक बार में तो क्या होगा, एक एक कम एक, 41 आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। दो बार अगर मैं ले जाता हूं, दो दूना चार, मैंने बताया ना जो भी लिखेंगे पेयर में लिखेंगे, दो लिखेंगे तो दो ऊपर नीचे लिखेंगे, तीन लिखेंगे तो तीन ऊपर भी तीन नीचे भी, दो दूना चार, दो चौके आठ, 84 हो जाएगा, नहीं जाएगा। तीन बार ले जाते हैं, तीन, नीचे भी तब तीन लिखेंगे भाई, ऊपर भी तीन नीचे भी तीन। अब देखिए तीन त्रिक के 9 और तीन चौक को 12, 129, बिल्कुल सही है। कितनी बार गया, तीन बार गया, यहाँ लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, और कितना आ गया ऊपर 23, मतलब यह 23 का वर्गमूल है। इस तरह से वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए इसमें से कौन सा उदाहरण सही है। देखिए ये फिगर नहीं दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सिर्फ आपका ऑप्शन जो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ये फिगर मैंने अलग से ले रखा है आपको समझाने के लिए, जिससे कि एक बार आप फिगर देख लेंगे तो शायद आपको अच्छे से याद रहेगा। क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, फिगर मैंने अलग से लिया हुआ आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑर्डर लीवर, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लीवर के बारे में, क्या पता होना चाहिए, लीवर के बारे में कि हमारे पास जो उत्तोलक होते हैं, लीवर होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए तीन होता है, फर्स्ट फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। थोड़ा मैं इन फिगर को पहले थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा, तब मैं आपको समझा पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको इधर कर लेते हैं ना।
बाद में सही कर लेंगे। देखिए हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड। फर्स्ट वाला होता है मतलब प्रथम प्रकार का, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। उसके बाद क्या होगा, द्वितीय प्रकार का होगा, सेकेंड टाइप का जो है लीवर हो जाएगा, उत्तोलक कहते हैं या लीवर कहते हैं। और हमारे पास तृतीय प्रकार का हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। इसमें क्या कहा रहता है हमें ध्यान देखिए, इसमें मेन चीज होता है हमारा फलक्रम, मतलब आलम बिंदु। जिस पे कोई चीज घूमता है, जिस पॉइंट पे कोई चीज घूमता है उसको फलक्रम या आलम बिंदु कहते हैं। जैसे ये कैंची है, कैंची को जब आप चलाओगे तो ये इस पॉइंट पे यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ और इस पॉइंट पे कैंची क्या होगा, घूमेगा, तो ये इसका फलक्रम कहलाता है, आलम बिंदु कहलाता है। फलक्रम हो गया। और जहां पे कोई लोड रखा जाता है उसे लोड या भार कहते हैं, लोड कह सकते हैं, भार कह सकते हैं। और जहां से दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसको हम लोग प्रयास कहते हैं, एफर्ट कहते हैं। तो 3 चीजें हमें ध्यान रखना है, क्या फलक्रम पॉइंट कौन सा है, आलम बिंदु कौन सा है, लोड या भार कहां पे है, और प्रयास कहां से लगाया गया है उस वस्तु को दबाने के लिए, काटने के लिए। तो अगर ये तीनों चीजें हमें ध्यान रखनी है और इन्हीं के हिसाब से ये तीनों उत्तोलक बनाए गए थे। तो हम लोग एक वर्ड जैसे FWP, एफ फलक्रम के लिए हो जाएगा, आलम बिंदु फलक्रम के लिए हो जाएगा, किसके लिए, आलम बिंदु के लिए। डब्ल्यू जो होता है हम लोग ले लेंगे भार के लिए, ठीक है। या फिर एल से भी दिखा सकते हैं, लोड या भार। वैसे एफर्ट को हम लोग ई से भी दिखा सकते हैं, या एफर्ट को हिंदी में प्रयास कहते हैं तो पी से भी दिखा सकते हैं। यह हमारा प्रयास होता है, एफर्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए हम, आप ये वर्ड याद कर लीजिए FWP। अगर आपने इसको सीरियल से याद कर लिया तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। FWP मतलब प्रथम वाले में हम लोग F को बीच में रखेंगे, द्वितीय वाले में W को बीच में रखेंगे, और तृतीय वाले में P को बीच में रखेंगे। जैसे फर्स्ट वाला लीवर कब प्रथम प्रकार का उत्तोलक कब कहलाएगा, जब F हमारा बीच में हो। अगर हमारा F बीच में हो गया, एक मिनट, ठीक है, अगर F हमारा बीच में हो गया, देखिए तीनों चीजें होंगी हमारे पास ना। अगर हमारा F कहाँ आ गया, बीच में आ गया, तो इसका मतलब एक साइड हमारा क्या होगा, भार होगा, W कहिए या लोड L से दिखाइए, और एक साइड हमारा प्रयास कहिए या एफर्ट कहिए, ठीक है। फलक्रम बीच में हो गया, एक साइड क्या हो गया, प्रयास हो गया या एफर्ट हो गया, एक साइड W हो गया, ठीक है। द्वितीय प्रकार में क्या होगा, द्वितीय वाले में W बीच में होना चाहिए, मतलब भार बीच में होना चाहिए। तो जब हम भार को बीच में कर लेंगे तो एक साइड क्या बचेगा, एक साइड फलक्रम बचेगा, आलम बिंदु, और एक साइड हमारा प्रयास बचेगा, ठीक है। तृतीय वाले में क्या करेंगे हम लोग, तृतीय वाले में हमें P को बीच में ले लेना है। जब हम P को बीच में ले लेंगे तो एक साइड हमारे पास क्या बचेगा, लोड बचेगा, और एक साइड फलक्रम बिंदु बचेगा। जो एक बीच में आ जाएगा, बाकी जो दोनों बचेंगे वो किनारे पे चले जाएंगे, कोई भी किधर भी जा सकता है, वो फिगर के हिसाब से अभी हम देखेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम वाले में क्या होता है, फलक्रम बीच में होता है, द्वितीय वाले में भार बीच में होता है, तृतीय वाले में प्रयास बीच में होता है। FWP करके ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज याद रहेगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। इस चीज को देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब फिगर जो जहां का था वहां कर दिया जाए, ठीक है। ये सीजर्स हो गया हमारा हमारा और ये देखिए पहला क्या है, ए व्हील बैरो। ए व्हील बैरो मतलब एक कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी होती है, इस टाइप की, इसमें कूड़ा रख करके ले जा सकते हैं। तो इसमें देखिए अब कौन सा चीज कहाँ पे है, या पहिया कहाँ है, पहिया जहाँ घूम रही है, मैंने बताया जो पॉइंट जिस पर घूमता है, इस हैंडल को पकड़ करके आप ऊपर नीचे करोगे तो यह कहाँ से, इसी जगह से तो घूमेगा। तो जिस पॉइंट से वो घूमता है वो उसका क्या कहलाता है, फलक्रम कहलाता है। मतलब यहाँ पर हमारा F है, आलम बिंदु है, फलक्रम है। बीच में यहाँ पे हम लोग सामान वगैरह रखेंगे, कूड़ा रखेंगे, तो यहाँ पे लोड पड़ेगा, भार पड़ेगा। इसका मतलब इसके बीच में यहाँ पे क्या है, भार है। भार को हम लोग W से भी दिखा सकते हैं, L से भी दिखा सकते हैं। अब इसको ले जाने के लिए हम लोग धक्का कहां से लगाएंगे, यहां से लगाएंगे। धक्का कहां से लगाया जाएगा, इस वाले जगह से लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहां से जहां से हम लोग धक्का लगा रहे हैं, मतलब इसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, P या E से डिनोट कर देंगे, एफर्ट या प्रयास हो गया। देखिए W किसमें बीच में था, मैंने बताया था ना, FWP। फर्स्ट वाले में F बीच में होता है, सेकेंड में W और थर्ड में P। इसमें बीच में W है, इसका मतलब यह द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। कौन सा है, द्वितीय प्रकार का है, मतलब सेकेंड ऑर्डर लीवर है। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर को पहचानना, जबकि यह किसका निकल गया, या सेकेंड वाले का निकल गया। चलिए सीजर्स को देखते हैं। देखिए सीजर्स में क्या है, कैंची। सीजर्स का मतलब क्या होता है, कैंची होता है। कैंची यहाँ आपको दिख रही है। अब इसमें जब हम लोग यहाँ पे चलाएंगे कैंची को पकड़ करके, तो यहाँ बीच से ये घूम रहा है, यही इसी पॉइंट पे तो घूमेगा, जिस पॉइंट पे घूमता है वो उसका फलक्रम में आलम बिंदु होता है। मतलब ये हमारा F हो गया, ठीक है।
यहाँ पे कोई सामान रख करके काटेंगे, तो जब यहाँ पे कोई सामान रखेंगे तो यहाँ पे भार लगेगा, लोड लगेगा यहाँ पे ना, इसका मतलब यह क्या हो गया हमारा, डब्लू हो गया या एल हो गया, भार या लोड हो गया। यहाँ से दबाएंगे तब यह कटेगा, मतलब प्रयास कहाँ से कर रहे हैं, एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, तब तो जाकर के सामान कट रहा है। तो यह जो पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एफर्ट या फिर प्रयास को पीछे दिखा सकते हैं। मतलब सेंटर में इसके क्या हो गया, एफ आ गया। और हमने बात किया था जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है उसमें एफ किस कहाँ होता है, सेंटर में होता है। और यहाँ पूछा भी था फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, इसका मतलब ए पेयर ऑफ जो सीजर्स होता है ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। ठीक है, बाकी सबका भी हम लोग देख लेते हैं। फायर टॉन्ग्स, फायर टॉन्ग्स का मतलब चिमटा टाइप का, इस टाइप से जो दिख रहा है ना, चिमटा दिखा होगा आप लोगों ने, आग पकड़ने वाला। ठीक है, तो ये देखिए चिमटा है। अब चिमटे में क्या है, यहाँ से आप आग को पकड़ करके उठाओगे तो यहाँ से आग जब पकड़ोगे तो यहाँ लोड लगेगा, भार लगेगा, मतलब यह आपका एल हो सकता है या डब्ल्यू हो सकता है, लोड या भार हो सकता है। ठीक है, यह चिमटा घूमेगा कहाँ से, जब चिमटे को आप दबाओगे तो यहाँ मुड़ा हुआ इस पॉइंट से घूम रहा है, यहीं से तो घूम रहा है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, यह वाला पॉइंट इसका फलक्रम हो जाएगा, फलक्रम। दबाओगे कहाँ आप, यहाँ बीच में दबाओगे, बीच में दबा रहे हो मतलब वहां से आप फोर्स लगा रहे हो, वहां आप प्रयास कर रहे हो दबाने का, तो यह बीच वाला जो हिस्सा हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा या ई हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे बीच में क्या पी या ई है, तो बीच में जब पी होता है तो कौन सा होता है, थर्ड टाइप का। इसमें मतलब जो चिमटा है यह थर्ड टाइप का उत्तोलक है, किस टाइप का है, थर्ड टाइप का है। लाइम स्क्वीजर वाला कौन सा है, लाइम स्क्वीजर का मतलब है नींबू निचोड़ने वाली मशीन, जो आपको यह दिख रहा है, नींबू निचोड़ने की मशीन। ठीक है, यहाँ पे हम नींबू रखेंगे तो यहाँ पे लोड लगेगा, इसका मतलब यह क्या हो गया हमारा, डब्लू या एल हो गया। या यहाँ पे देखिए इन दोनों को यहाँ पे जोड़ा गया है इस पीवट के द्वारा, तो यहाँ से घूमता है, तो जहां से घूमता है वो क्या होता है, फलक्रम या आलम बिंदु कहलाता है। भाई इसको उठाएंगे दबाएंगे तो यहीं से तो घूमेगा, तो फलक्रम या आलम बिंदु हो गया। जहां से दबाएंगे प्रयास करेंगे नींबू को निचोड़ने का, वही हमारा एफर्ट कहलाएगा, पी कहलाएगा, मतलब यह हमारा पी है, ई है। इसमें क्या बीच में आ गया, फलक्रम यहाँ हो गया, पी बीच में क्या है, डब्ल्यू आया। बीच में डब्ल्यू किस में होता है, सेकेंड टाइप में होता है। इसका मतलब जो लाइम स्क्यूजर है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, वह सेकेंड टाइप का, सेकेंड ऑर्डर टाइप का लीवर है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस ये तरीका आप जानते रहेंगे। जब डब्ल्यू पी वाला, तब जो भी फिगर दिया उसमें उस चीज को ढूंढिए और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसमें भी सेम है, दो ऑप्शन आ गए, नींबू निचोड़ने की मशीन और यह कैंची वाला। तो यह दोनों तो आपको मैंने पीछे ही बता दिया, तो इन दोनों की बात हम लोग करेंगे नहीं। बचा क्या, दोनों या तृतीय ऑर्डर का पूछा भी है, थर्ड टाइप का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो ये देखिए पहला क्या है, तराजू है। कॉमन बैलेंस का मतलब क्या है, जो कॉमन बैलेंस का मतलब तराजू होता है। तो तराजू में देखिए यह पॉइंट होता है, इधर जब आप लोड रखेंगे तो ये इधर को झुक जाएगा, इधर रखेंगे तो इधर झुक जाएगा। तो एक साइड भटकरा होगा, एक साइड लोड होगा। जिधर से भटकरा होता है हमारा जो रखते हैं इधर पे, तो उधर एक साइड क्या हो जाएगा, तो हमारा पी या ई हो जाएगा, और दूसरे साइड हमारा जिधर वस्तु रखेंगे वो हमारा लोड हो जाएगा, भार हो जाएगा। जहां से घूम रहा है जिस पॉइंट से वो फलक्रम हो जाएगा। तो एफ बीच में हो गया, और हमें मालूम है फर्स्ट ऑर्डर लीवर में एफ डब्ल्यू पी, एफ डब्ल्यू पी फर्स्ट वाले में एफ बीच में होता है, जबकि क्वेश्चन में हमसे तृतीय ऑर्डर का पूछ रखा है, तो वो तो ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ठीक है, फॉरसेप्स, फॉरसेप्स का मतलब क्या होता है, चिमटी। फॉरसेप्स का मतलब चिमटी होता है, यह है जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है फॉरसेप्स। ठीक है, थर्ड टाइप का पूछा है ना, थर्ड टाइप में क्या होगा, पी बीच में होगा, थर्ड टाइप में पी बीच में होगा। तो जो चीज हम यहाँ पे पकड़ेंगे इस चिमटी के द्वारा, तो यहाँ लोड लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, भार या एल, डब्ल्यू या एल हो जाएगा। यहाँ से इस पॉइंट से घूमेगा दबाने पे छोड़ने पे, तो ये हमारा फलक्रम हो जाएगा। दो चीजें पता चल गई। तो बीच में क्या बचा, यहाँ दबा करके हम लोग यहाँ पकड़ के दबाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये हमारा प्रयास हो जाएगा, पी या फिर एफर्ट हो जाएगा, ई। ठीक है, बीच में क्या आ गया, पी या ई आ गया, तो ये कौन सा होगा, थर्ड टाइप का होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे पूछा भी था थर्ड टाइप वाला, इसका मतलब जो फोर्सेप्स या थर्ड टाइप का एग्जांपल है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चिमटी जिसे फोर्सेप्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रिटिश सिस्टम में एक हाफ पावर में कितने वाट होता है। देखिए ब्रिटिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम दोनों में कभी कभी पूछ लेता है, जिसमें पूछे यहाँ पे ब्रिटिश वाला पूछ रखा है। तो ब्रिटिश सिस्टम में एक हाफ पावर में 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछ लेता क्या, मीट्रिक सिस्टम में, ये तो ब्रिटिश में पूछ रखा है, अगर मीट्रिक सिस्टम में पूछता, तो मीट्रिक सिस्टम में जो होता है एक हाफ पावर में, एक हाफ पावर में 735.5 वाट होता है। कितना होता है, 735.5 वाट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, पावर आउटपुट, पावर आउटपुट अपान पावर इनपुट, मतलब हम किसी चीज को कितनी शक्ति दे रहे हैं और उससे हमें कितना मिल रहा है, इन दोनों का अनुपात।
हमने कितना शक्ति दिया और हमें उससे मिला कितना, उन दोनों का जो अनुपात होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं, दक्षता कहते हैं, किसी भी मशीन की इफिशियंसी, इफिशियंसी। और किसी भी, आपको मालूम होगा, किसी भी मशीन की जो दक्षता होती है वो कभी भी 100% नहीं होती है। किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास चारा बालने वाली मशीन है, इधर आपका मोटर लगा हुआ है, ठीक है, मोटर से आपने इस पे क्या करेंगे, इस मशीन, मान लीजिए मशीन यहाँ पे है तो मशीन पे आप क्या करेंगे, बेल्ट चढ़ा देंगे, तो इससे पावर देने के लिए। अब यहाँ पे हमने बिजली दिया, तो जब हम बिजली मोटर को देंगे, जितना पावर देंगे इस मोटर को, तो मोटर क्या इस मशीन को चलाएगा। लेकिन क्या जितना पावर हमने इस मोटर को देंगे, इनपुट हमने जितना दिया, क्या वह उतना पूरा का पूरा पावर आउटपुट के रूप में इस मशीन को दे दिया? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि जब हम इसको पावर देंगे इस मोटर को ना, तो जब मोटर घूमेगी, तो इसके पार्ट भी आपस में फ्रिक्शन करेंगे। भाई मोटर में शाफ्ट लगी है, शाफ्ट बियरिंग के साथ फिट है, तो जब मोटर घूमेगा तो उस बियरिंग के साथ फ्रिक्शन होगा। तो जो हमने मोटर को पावर दिया उसका कुछ हिस्सा कहाँ होगा, जो मोटर के पार्ट्स आपस में घिस रहे हैं, या जो मोटर की शाफ्ट है बियरिंग के साथ लगी हुई है, वहां पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा, तो उसका कुछ पावर जो है वो फ्रिक्शन में खर्च हो जाएगा। लेकिन उस फ्रिक्शन से हमें कोई फायदा तो हुआ नहीं, वो नुकसान ही तो है। तो हमने जो पावर दिया उसका कुछ पार्ट क्या होगा, मोटर के पार्ट के आपस में फ्रिक्शन की वजह से उसमें खर्च हो गया, जो कि बेकार चला गया। और जो शेष बचेगा वह इस मशीन को देगा। तो हमने देखा कि हमने जितना इसको इनपुट दिया वह पूरा हमें आउटपुट नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ पार्ट के घिसावट में, उसके फ्रिक्शन में हमारा एक्स्ट्रा पावर खर्च हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कभी भी किसी मशीन की जो इफिशियंसी है वह 100% नहीं हो सकती है। 80, 85, 90, 95 ऐसे ही रहती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है tan 45 का कितना होगा यदि sin 45 बराबर 1/√2। देखिए, अगर आपको ये टेबल याद है, यह वाला टेबल आपको याद है, sin tan cos वाला, तो बहुत आसान है, आप तुरंत समझ जाओगे भाई tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। सी वाला ऑप्शन सही कर दोगे। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो इसका एक तरीका जो होता है सॉल्व करने का, हालांकि थोड़ा लंबा है, तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, जब क्वेश्चन आई गया तो देख लेते हैं कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मालूम है भाई, यह इसका आधार होगा, यह इसका लंब होगा, और यह हमारा क्या होगा, कर्ण। ठीक है, साइन 45 से पहले मैं बता दूं, आप लोग एक शायद फार्मूला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी से देख लीजिए। ये याद करने का तरीका था हम लोग का, लाल बटे कक्का लिखते थे। क्या लिखते थे, लाल बटे कक्का। इसमें फिर हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते थे, इसको दिखा देते थे साइन, सेकेंड वाले कॉस, इसको टैन, फिर इसका मतलब कॉट हो जाता था, इसका मतलब सेक हो जाता था, और इसका कॉसेक हो जाता था। ठीक है, तो इससे हमें क्या आसानी होती है, जैसे साइन, साइन का मान क्या था, एल बाई के आ गया ना। एल बाई के का मतलब क्या, लंब बटे कर्ण। एल से लंब, ए से आधार, और के से कर्ण होता था। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, कास का आधार बटे कर्ण, टैन का लंब बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, क्योंकि के से कर्ण, ए से आधार, कौशिक का के बटे एल होगा, मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखने में आसानी होती थी। तो हमसे यहाँ पे साइन की बात कर रहा था, तो साइन का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 45 अंक, साइन 45 अंक बराबर भाई एल बाई के है। एल बाई के का मतलब क्या, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और हमसे दे रखा साइन 45 का मान 1/√2, मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि लंब का मान 1 है, कर्ण का मान √2 है। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 1 है, और कर्ण की वैल्यू हमारे पास √2 है। हमें आधार नहीं पता है, और यहाँ पूछा क्या है, tan 45, tan 45। देखिए tan का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे साइन कॉस tan, एल बाई ए, एल बाई ए, एल बाई ए का मतलब क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये चीज है ना, लंब बटे आधार। अब हमें देखिए यहाँ पे लंब पता लेकिन आधार नहीं पता है, तो अगर हम आधार की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आधार कैसे निकलेगा, तो एक फार्मूला होता है कर्ण, ठीक है, कर्ण इज इक्वल टू, या फिर कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें आधार पता करना है, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस
लंबी ये चीज है, ठीक है। कर्ण का मान कितना है, √2 है, √2 का होल स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना 1 है, 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 1 का -1, 2 - 1 बराबर 1, किसके बराबर, आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर 1 है, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से देखिए हमें आधार का वैल्यू पता चल गया, क्या है मान 1 है। अब यहाँ से बिल्कुल आसानी सॉल्व हो जाएगा, लंब का मान कितना है 1 है, आधार का मान कितना है 1 है, बराबर 1। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो लेकिन काफी टाइम लग जाएगा, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो ज्यादा आसान होगा, आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे निकल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है, तो जिस टेम्परेचर पे, भाई पिघलने का मतलब मेल्टिंग होना, तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी ठोस ठोस से द्रव अवस्था में आता है वह उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, पिघलने वाला तापमान कहलाता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई तापमान ठोस से द्रव में बदल रहा है, ठोस से द्रव में बदलना मतलब पिघलना, तो जिस टेम्परेचर पिघलता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट, तो जिस पर वह द्रव से वाष्प में, भाप में या गैस में बदलता है वह उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, किसी भी वस्तु में निहित उसकी जो पदार्थ की मात्रा होती है वह उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसका द्रव्यमान होता है, मास होता है। किसी भी पदार्थ में उपस्थित उसकी जो मात्रा होती है वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है, इंग्लिश वाले में देखिए थोड़ा ज्यादा क्लियर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज से वेलोसिटी रेशियो का जो अनुपात है वह क्या कहलाता है। हम लोग इसको शार्ट में भी ऐसे शो करते हैं, मैकेनिकल को m से, एडवांटेज को a से, मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह दरअसल एफिशिएंसी होता है, किसी भी मशीन की इफिशियंसी होती है। ठीक है, इसको हम लोग ईटा के द्वारा भी ऐसे एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो, जिसको हम लोग यांत्रिक लाभ कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज मतलब यांत्रिक लाभ, वेलोसिटी रेशियो का मतलब आपका होता है वेग अनुपात, वेलोसिटी मतलब वेग, रेशियो मतलब अनुपात। तो मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो का जो अनुपात होता है वो किसी भी मशीन की दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ भी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एमकेएस प्रणाली में यह अक्षर क्या दर्शाता है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, एमकेएस प्रणाली पढ़ते हैं, MKS और CGS है और FPS है। ठीक है, तीनों का देख लेंगे। यहाँ पे पूछा किसका था, MKS का पूछा था। तो देखिए जो पहला वाला अक्षर होता है ना, यह किसको बताता है, सब में वही सेम रहेगा। पहला वाला जो अक्षर रहेगा यह लंबाई को, दूसरा वाला द्रव्यमान को और तीसरा वाला समय को। तो जब MKS सिस्टम में होंगे तो पहला किसको दिखाएगा, लंबाई को, तो M से क्या हो जाएगा, मीटर। MKS में M किसको डिनोट करेगा, मीटर को। K से द्रव्यमान को दिखाता तो द्रव्यमान किस में रहेगा, किलोग्राम, किलोग्राम में, जबकि समय को हम लोग सेकंड में। यहाँ पे पूछा था M का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। MKS वाला क्लियर हो गया। अगर यहीं पे आपसे पूछ दे CGS का, तो CGS पहला अक्षर किसको दिखाता है, लंबाई को, तो C से सेंटीमीटर, C से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाएगा CGS पद्धति में। द्रव्यमान को, दूसरा द्रव्यमान को बताता है, द्रव्यमान को CGS पद्धति में ग्राम में मापा जाता है, जबकि समय को सेकंड में, समय वाला सेम रहता है, सेकंड ही रहेगा। ठीक है, FPS में ऐसे याद आए, पहला हो गया लंबाई को हम लोग FPS में क्या होगा, F से आपका क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। मतलब FPS पद्धति में हम लोग लंबाई को फुट में मापते हैं, जब वहीं पे द्रव्यमान की बात की जाए तो P से पाउंड हो जाएगा, पाउंड में मापा जाता है, और समय को सेकेंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेमी एवं 8 सेंटीमीटर है। आयत की बात कर रहा है, आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। देखिए हमने पहले भी ये चीज बात की थी, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। ठीक है, और यहाँ दिया भी है लंबाई चौड़ाई 10 एवं 8 दिया है, 10 इंटू 8, 10 8 है 80, किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर, सॉरी क्या क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा ना। लंबाई का भी भाई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और इसका भी 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब आयत का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और आसान है, आपको बस फार्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा चीज़ें आपको समझ में आ रही है, कैसा लग रहा है। ठीक है, और हमेशा की तरह वही कहूँगा कि आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।